Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the heat and thermodynamics. Let's start. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ये आपके फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हीट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या थी, टेम्परेचर क्या होता है, इनका आपस में लिंक हम डेवलप कैसे करते हैं और इसको हम लेके चलेंगे अपने इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट तक। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स। अगर तो हम बात करते हैं इस नाम की, तो thermodynamics is basically a branch of physics. Thermodynamics is a branch of physics which deals with the study of अब द नोट कीजिएगा, थर्मो का मतलब है थर्म से निकला है, थर्म मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन, थर्मोडायनामिक्स मीन्स मोशन ऑफ हीट। तो हम इसे पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट। हम असल में मोशन करवा के हीट की हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अदर मैकेनिकल वर्क, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो देखिए ना, हीट को आपने एनर्जी से चेंज करवाना है अदर यूजेबल फॉर्म्स में, जहाँ पे हम उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। अगर हम हीट की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि जो हीट है ना, हीट इज़ बेसिकली जस्ट एनर्जी। हीट असल में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, और एनर्जी भी ऐसी है जो मूव करती है, जो ट्रांजिशन करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो अगर हीट की बात की जाए तो हीट इज़ सच टाइप ऑफ एनर्जी जो ट्रांजिशन करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। और याद है हमने यूनिट्स ऑफ एनर्जी पढ़े थे, जूल हो सकता है, पार्टिकल वेव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉसिबल है, उसके अलावा न्यूटन मीटर पॉसिबल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट पॉसिबल है। अगर हम बात करते हैं जनरली फूड इनटेक में तो फिर कैलोरी पॉसिबल है। अगर हम बात करेंगे सीजीएस के लिहाज से तो वहाँ पे अर्ज पॉसिबल था, और अगर आप यही बात करेंगे कमर्शियल लेवल पे जाके तो किलोवाट और भी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता था। अब आपने जितने 7 यूनिट्स वर्क और एनर्जी के पढ़े, वही 7 यूनिट्स हीट के भी हो सकते हैं, क्योंकि इट इज़ सेम एज एनर्जी। अब हीट ने मूव करना होता है हॉट से कोल्ड की तरफ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी सब्सटेंस को ये बताएगी कि ये हॉट है या नहीं है? तो स्टूडेंट्स, इस काम के लिए हम डील करते हैं टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हमें टेम्परेचर ये बताता है कि किसी भी बॉडी के ठंडा या गर्म होने की शिद्दत बेसिकली क्या है। तो अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की ही बात करें तो इसके जनरल यूनिट्स हमारे पास 3 पाए जाते हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं? एक है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक है केल्विन। केल्विन हमारा एसआई यूनिट होता है, और ये वाहद है जो डिग्री में नहीं होता। असल में डिग्री शो करती है कि यूनिट्स रिलेटिव हैं या नहीं, जब पे केल्विन इज टेकन एज एब्सोल्यूट यूनिट। ये सिर्फ पॉजिटिव सेंस में होता है। तो ये 2 रिलेटिव थे, हम सारा था डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की सेंस में। अगर तो हम बात करते हैं स्टूडेंट सेल्सियस की, तो याद रखिएगा कि सेल्सियस को हम डिवाइड करते हैं 100 डिग्रीज में, केल्विन को भी हम डिवाइड करते हैं 100 डिग्रीज में, जबकि फ़ारेनहाइट इज डिवाइडेड इन 180
डिग्रीज। हम इतनी उसको फर्दर डिवीजन करते हैं ऑन द लेवल ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की सेंस में। अगर हम नोट करें तो सेल्सियस स्केल में जिस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट हो जाती है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, और जिस पे पानी बॉयल हो जाता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से लेके 100 तक देयर बिकम 100 डिग्रीज। अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की तो आइस मेल्ट हो जाती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और पानी बॉयल हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो ये बन जाएंगी 180 डिग्रीज। और अगर हम बात करें इस सेम लेवल पर केल्विन के लिहाज से तो आइस मेल्ट होती है 273 केल्विन पे, जबकि पानी बॉयल होता है 373 केल्विन पर। तो इसके पास भी सेम आ गई 100 डिग्रीज। कई बार हमें जनरल एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि बताएं हमें एक टेम्परेचर गिवन है किसी भी यूनिट सिस्टम में, इसे किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाएं। जैसा कि हमें कुछ एमसीक्यू ऐसे आ सकता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए इफ़ टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, then what will be its temperature in फ़ारेनहाइट। और कई बार इन्हीं क्वेश्चंस को एक स्टोरी की फॉर्म में भी कहा जा सकता है कि a woman is stirring a spoon in a hot pot, temperature of the spoon is 25 degree Celsius, then what will be temperature of the spoon in Fahrenheit scale। सेम बात पूछी लेकिन तरीका हमारा चेंज हो गया। अब साथ ही आपको कुछ ऑप्शंस यूँ दे दी जाती हैं कि अल्फ़ा ऑप्शन इज़ 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, बीटा ऑप्शन इज़ 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, चार्ली ऑप्शन इज़ 67 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताना कि इनमें से रियल ऑप्शन क्या था। इसको करने से पहले आपको आपस में कन्वर्जन की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। अगर मैं इस चीज़ से कुछ यूँ लिखूँ, ज़रा नोट कीजिएगा कि अगर तो हमने आपस में टेम्परेचर स्केल्स को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना हो तो हम उसके लिए ये फार्मूलास को इस्तेमाल करेंगे। हमारी पहली फॉर्म है कि अगर तो आपने कभी भी टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो जस्ट उसमें 273 को ऐड कर दें। सेल्सियस विल बी चेंज्ड इन केल्विन। और अगर तो हमने सेल्सियस से चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, फिर फार्मूला आ जाता है 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। कई बार हम इसी को लिखते हैं 1.8 टाइम्स टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस, तो वो बिल्कुल सेम फॉर्म में बनेगी। अब आपको पता था सेल्सियस में, लेकिन आपने पुट करना था, कैलकुलेट करना था इन फ़ारेनहाइट, तो हम इस फॉर्म को इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ज़रा नोट कीजिएगा, जब कट करेंगे तो 5 × 5 बिकम्स 25, 9 इंटू बोला कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 45, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम इसे कुछ यूँ निकालेंगे। जैसा आपने देखा, करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज इज़ एक्चुअली डेल्टा। ये डी बन जाएगा हमारे पास। अब ऐसे ही है ना, हमें एक सवाल और तरह से भी आता है। हमें ये बात भी पूछी जा सकती है कि इफ़ अ मेटल प्लेट इज़ प्लेस्ड इन सनलाइट, हमने एक मेटालिक प्लेट को रख दिया सनलाइट के अंदर एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस अप टू 25
degree Celsius. And what will be temperature increase in Fahrenheit? टेम्परेचर बढ़ गया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये बताएं कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना इंक्रीज हो जाएगा। हमें यहाँ पे सिंपल सी ऑप्शंस दे दी जाती हैं। फर्स्ट अल्फ़ा 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, बीटा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, चार्ली 67 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि डेल्टा इज़ 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ज़रा नोट कीजिएगा, बच्चे समय से बिल्कुल सेम बात हो गई है, तो उसने फिर हमें वही डाटा दे दिया। सेल्सियस 25 था, फ़ारेनहाइट में निकालना था, सेम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा, आंसर भी सेम बनेगा। हालांकि अब ऐसी बात नहीं है। द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टेम्परेचर राइजेज। टेम्परेचर इतना बड़ा है, ये टेम्परेचर नहीं है, दिस इज एक्चुअली चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, और हमने कैलकुलेट करना है चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स, जो पहले आपने कैलकुलेट किया दैट वाज एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन अ सर्टेन स्केल। अब आपने बात करनी है किसकी, चेंज की, तो हम इन्हीं फॉर्म्स को फॉर चेंज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़रा नोट कीजिएगा, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन दोनों के पास अमाउंट ऑफ डिग्री सेम थी, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा होता है कि कभी भी अगर केल्विन का चेंज निकालना हो तो डैट इज़ इक्वल टू चेंज इन डिग्री सेल्सियस। अगर किसी बॉडी को हीट अप करने पर 25 डिग्री सी का चेंज आया है तो केल्विन का चेंज भी 25 केल्विन ही होगा, क्योंकि इन दोनों की अमाउंट ऑफ डिग्री सेम है, तो इनका चेंज सेम होता है, एब्सोल्यूट सेम नहीं होते। एब्सोल्यूट केल्विन हमेशा सेल्सियस से 273 बड़ा होता है, लेकिन चेंज सेम हो सकता है। लेकिन क्योंकि फ़ारेनहाइट के नंबर ऑफ डिग्रीज ही इनके लिहाज से चेंज थी, इसीलिए हम कभी भी चेंज सेम फ़ारेनहाइट के साथ नहीं कह सकते। तो फिर हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, द फॉर्मूला दैट इज़ यूज्ड इज़ चेंज इन केल्विन बाय 5, चेंज इन सेल्सियस बाय 5, चेंज इन फ़ारेनहाइट बाय 9। अगर हम बात करते केल्विन और सेल्सियस की तो 5 से कट जाता, दोनों बिल्कुल सेम आते। पर अगर हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ़ारेनहाइट तो फिर यहाँ पे नीचे 9 है, हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। ज़रा नोट कीजिएगा इस चीज़ को। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने लगा हूँ। पता हमें सी में था डेल्टा एफ चेंज इन फ़ारेनहाइट बाय 9 इज़ इक्वल टू चेंज इन सेल्सियस बाय 5। फर्दर देखें, चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू चेंज इन सेल्सियस इज गिवन एज 25, नीचे आ गया बाय 5, और यहाँ पे 9 क्या हो रहा था, डिवाइड, इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमने डिवाइड किया 25 बाय 5, यहाँ पे ऊपर 5 आ जाएगा। 9 इंटू 5 इज इक्वल टू किसके आ जाता है, 45 के। तो स्टूडेंट्स, अगर तो सेल्सियस स्केल में चेंज 25 डिग्री सेल्सियस का आया हो तो वही उसी टेम्परेचर रेंज का चेंज फ़ारेनहाइट में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिहाज से आएगा। हमें ये बात अपने जहन में रखनी है कि जब भी कोई चेंज आता है ना तो वो केल्विन के साथ सेम हो सकता है सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट के साथ नहीं। तो देखें कि हमने 2 क्वेश्चंस की बात की, डाटा दिखने में सेम लगा, हालांकि वो सेम था नहीं। द की पॉइंट वाज कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, जबकि यहाँ स्केल्स में चेंज की बात हो रही थी, तो हम उसे एक ख़ास तरीके से स्टूडेंट्स यूँ लेके चलेंगे। ये था हमारा बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था शुरू वाला।
अब हम बात करेंगे कि अगर इन्हीं को देखा जाए तो क्या कोई MCQ आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर्स इन थर्मो, तो हम उसकी बात भी करेंगे। कुछ खास ऐसे टेम्परेचर्स हैं जो जनरली पूछ सकता है हमसे कि इसका टेम्परेचर क्या होगा। अब हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि मैं अब लिख रहा हूँ इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर्स। कुछ तो आपको पहले से ही आते होंगे ना, जैसे कि स्टूडेंट्स हम जनरली बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, साथ ही हम बात करते हैं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये दोनों बड़े आसान हैं, आपको आते भी होंगे। हमें साथ ही ये पूछा जाता है व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमें लगा कि शायद थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है, लेकिन साथ ही हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। व्हाट इज रूम टेम्परेचर, जो एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है वो क्या होता है। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी, टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी क्या होता है। व्हाट इज 0 केल्विन, ये 0 केल्विन बेसिकली क्या चीज़ है। और इसके साथ हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो जाए, या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम हो जाए, या फिर कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और केल्विन सेम हो जाए। तो ये हमारे बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमने भी डिस्कस किया कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है, जिस टेम्परेचर पर आके आइस खुद को मेल्ट करके अपनी फेज में ट्रांजिशन लाती है और वाटर में चेंज कर देती है, डैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर तो बात करते हैं फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर हम बात करते हैं केल्विन में तो डैट इज टेकन एज 273 केल्विन। अब हम बात करते हैं उस टेम्परेचर की जहां पे हमारी गिवन हीट फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, बल्कि वाटर की ट्रांजिशन फिर से चेंज कर देती है, उसकी स्टेट को लिक्विड स्टेट से चेंज कर देगी गैस में, एंड दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर बात करते हैं हम सेल्सियस में तो डैट इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस, वही सेम बन जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड केल्विन में डैट इज 373 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर वाटर का जिसमें वाटर तीनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता होगा, जिसमें वाटर कैन एग्जिस्ट एक ही वक्त में एज आइस भी, एज लिक्विड भी और एज गैसियस फॉर्म में भी। तो ऐसा टेम्परेचर कौन सा है वाटर के केस में? सिर्फ दैट इज एक्चुअली 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर वो वाला है जिसमें कुछ हद तक आइस चेंज हो रही है, ट्रांजिशन कर रही है, भला किसमें? वाटर में। तो कुछ फॉर्म वाटर में होती है, कुछ फॉर्म आइस में होती है, और साथ दोनों स्टेट्स गैसियस फॉर्म भी निकाल रही होती हैं इन केस ऑफ वेपर्स। तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इट इज आल्सो रिटन एज 273.159 केल्विन, जिसको ना आप पढ़ते हैं 273.16 केल्विन, और बेसिकली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर आपका और हमारा होगा दैट इज रिटन एज 37 डिग्री सेल्सियस। जो हम पढ़ते हैं ना आमतौर पे कि फलां शख्स को 102 बुखार हो गया, स्टूडेंट्स वो 102 सेल्सियस में नहीं होता, वो होता है फ़ारेनहाइट में,
क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि देखें ना 100 पे तो पानी बॉयल हो जाएगा सेल्सियस में, और अगर टेम्परेचर इंसान का हो जाए 100 सेल्सियस 100 सेल्सियस तो सारा तो खून तो बॉयल हो जाएगा, इंसान तो पीछे रहेगा ही नहीं। क्योंकि आपको ये पता है कि द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, फिर बाकी पीछे क्या रह जाएगा। तो जो हम बात करते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट के अंदर। जो टेम्परेचर आप यूज़ करते हैं आम तौर पे मेडिकल पर्पजेज़ के लिए, वो फ़ारेनहाइट में हम करते हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट करें इन केल्विन तो ये आ जाता है 310 केल्विन। फर्दर देखिएगा रूम टेम्परेचर जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं, असल में अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर साल ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट बढ़ जाने की वजह से हर नए साल में टेम्परेचर पहले से कुछ ज़्यादा होता है। तभी आपने देखा कि जब आप अपने वालिदैन की बातें सुनते हो, सुनते आप ये होंगे कि पहले पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 4 मौसम आते हैं, ख़िज़ां भी है, बहार भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है। लेकिन जब आप आजकल देखते हैं तो आप मौसम बस 2 ही देख रहे होते हैं, एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड किसका, समर का, गर्मियों का, और बहुत कम देर के लिए सर्दी आती होगी। ख़िज़ां और बहार कहाँ पे गए पता ही नहीं चलता। उसकी रीज़न क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से जो एक हीटिंग फिनोमेना है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम पहले ये मानते थे कि रूम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। हम अभी भी पुट यही करते हैं इन कैलकुलेशंस, पर असल में फैक्चुअल में अब थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, विच इज़ इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज़ इक्वल टू 298 केल्विन्स। डेड बॉडी, अब देखें अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो आपकी वजह से नहीं है, वो आपकी वेन्स में, आपकी बॉडी में फ़्लो करने वाले ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से। और जब ऐसा हो जाएगा कि अगर कोई शख्स वफ़ात पा जाता है तो उसकी बॉडी में, उसकी वेन्स में चलने वाला ब्लड फ़्लो करना बंद कर देता है, फिर क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी और ब्लड लिक्विड फॉर ब्लड रहेगा ही नहीं। और जो काइनेटिक एनर्जी से हीट आपकी बॉडी गेन कर रही थी ब्लड से, वो ख़त्म हो जाएगी। सो दैट बॉडी विल हैव सेम टेम्परेचर एज रूम टेम्परेचर। हम कहते हैं ना आमतौर पे कि फ़लाँ शख्स की डेड बॉडी ठंडी महसूस, वो ठंडी महसूस नहीं होती, वो असल में इक्वल टू रूम हो जाती है। अब उसका टेम्परेचर रूम के बराबर आ गया और आपका ज़्यादा था 37, तो आपको वो कोल्ड लगती है लेकिन वो होती नहीं है। अगर डेड बॉडी की बात की जाए तो डेड बॉडी हैज़ सेम टेम्परेचर एज रूम टेम्परेचर विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर इट कैन बी रिटन एज 298 केल्विन। 0 केल्विन क्या होता है, 0 केल्विन नाम शो कर रहा है, 0 केल्विन which is taken as minus 273.16 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लेकिन पॉसिबल कैसे, हम अगर अब जनरली बात करें तो हमने पॉसिबिलिटी भी अभी इस तक अचीव नहीं की, हम कभी भी 0 केल्विन तक नहीं जा सके लेबॉर्ट्री के अंदर भी, लेकिन इससे नीचे टेम्परेचर इम्पॉसिबल है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये भी इम्पॉसिबल है। हम जा सकते हैं लेबॉर्ट्री में बहुत छोटे स्केल पे, माइनस कितने पे, बहुत -263 पे, -265 पे, -270 पे, इसको आप कह सकते हैं 1.18 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन। अभी तक हम खुद 0 तक नहीं जा सके, लेकिन शायद कहीं आगे चले जाए। लेकिन इससे नीचे नेगेटिव में पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि केल्विन इज टेकन एज एब्सोल्यूट स्केल, नेगेटिव में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास ही। तो अगर फर्दर हम नोट करें तो अगर 0 केल्विन की बात की जाए तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे तमाम बॉडीज़ के तमाम मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं।
हर चीज की मोशन सीज हो जाती है, रुक जाती है। तो 0 केल्विन इज सच टेम्परेचर जिस पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और हर बॉडी मोशन करना सीज कर देती है। अब आगे हम नोट करेंगे कि ऐसे कौन से टेम्परेचर्स हैं जहां पर स्केल्स आपस में इंटर रिलेट करते होंगे। तो ये हमें याद करना पड़ेगा कि टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इज एक्चुअली -40। -40 सेल्सियस के ऊपर -40 फ़ारेनहाइट भी होता है, दोनों आपस में मर्ज कर जाते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर। किस पर फ़ारेनहाइट इक्वल टू केल्विन आता है, दैट इज 574.25। इस टेम्परेचर पे केल्विन इक्वल आ जाता है किसके, फ़ारेनहाइट के। और क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है, कोई ऐसी डिग्री जहाँ पे सेल्सियस इक्वल आ जाए केल्विन के? तो याद रखिएगा कि दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने ये बात प्रैक्टिकली देख ली कि सेल्सियस और केल्विन में हमेशा गैप रहता है 273 का, और ये गैप ख़त्म नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि हीट की वजह से वर्क कैसे पॉसिबल है और इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ना है वर्क एंड हीट, कि अगर हीट हम किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करें तो इसकी वजह से वर्क कैसे पॉसिबल होगा। हम एक चीज़ फ़र्ज कर लेते हैं सबसे पहले, कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ये एक प्रॉपर बीकर है, हम जिसमें एक गैस को इनक्लोज कर दिया। हमने इस बीकर के अंदर एक गैस कर दी है इनक्लोज। बिल्कुल सेम केस यहाँ पर भी आ गया। हमने एक बीकर को इनक्लोज किया एक एक्सटर्नल पिस्टन के साथ। यहाँ पर स्टूडेंट से साथ आ गया पिस्टन भी, दिस इज पिस्टन। और हमने साथ इसके एक लगा दिया यहाँ पर प्रॉपर हैंडल, जिसकी वजह से हम इसको मूव कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। अब नोट कीजिएगा, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक ख़ास वे में वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं हर टाइम। और जो यहाँ पर पिस्टन की पोजीशन है, दैट पोजीशन इज x, और जो ये एरिया है, दिस एरिया इज a। हमने साथ ही इस बीकर को यहाँ से हीट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, और हीट की वजह से जो पिस्टन की पोजीशन थी वो वेरी कर गई। अच्छा, वो वेरी क्यों कर गई? ऐसा कौन सा काम था जिसने हीट की वजह से पिस्टन को मजबूर किया मूव करने पे? सिंपल नोट कीजिएगा, हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इन गैस के मॉलिक्यूल्स में, तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। के ज़्यादा होने पर इनकी मोशन होगी ज़्यादा विगरस। इनकी मोशन ज़्यादा हो जाने पर ये मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे ऑन दिस एरिया, और इस फोर्स की वजह से पिस्टन मजबूर हो जाएगा फर्दर मूव करने पर। इसको आप सादा अल्फाज में यूँ कहते हैं कि व्हेन एवर हीट इज गिवन टू अ सिस्टम इट एक्सपैंड्स, वो फैल जाता है। बिल्कुल सेम केस होगा, गैस हीट को अब्जॉर्ब करके एक्सपैंड कर जाएगी, और एक्सपेंशन की वजह से जो एक इसकी ख़ास पोजीशन थी वो वेली खड़ा ऊपर चली जाएगी, वेरी कर जाएगी। ये इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया ड्यू टू दिस फोर्स, और पोजीशन x1 से कहाँ चली गई, x2 पे। हमने कहा एक सिंपल सी बात देखिएगा, इन मॉलिक्यूल से लगने वाली फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है। और आपने बात पढ़ी होती है ना कि व्हेन एवर अ फोर्स कवर्स, जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएगी तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। हम उसको सिंपल वर्क कह देते हैं। अगर हम यहाँ से देखें
तो ये जो वर्क हुआ है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और जो फोर्स थी वो लगी एक यूनिट एरिया के ऊपर प्रेशर की फॉर्म में। हम सिंपल कह सकते हैं, अगर हम इसको फर्दर डिराइव करें, जो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ये सारा काम आपके टेक्स्ट बुक पे हुआ है, तो फिर हमें गेन होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाय ए होता है, जहाँ से एफ इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा, और हमें जो फाइनल फॉर्म गेन होगी that is work is equal to P delta V। अगर तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, अगर प्रोसेस है ऐसा जहाँ पर प्रेशर है कांस्टेंट, तो फिर हम वर्क को निकाल सकते हैं P डेल्टा V की फॉर्म से। That is also equal to R डेल्टा T बाय जनरल गैस इक्वेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ये फार्मूला पे अचीव होगा स्टूडेंट्स, दिस फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अकॉर्डिंग टू वर्क। अगर हम यहाँ से फर्दर देखें, इन केस हमने हीट दी, वर्क हो गया, ठीक है, उसके अलावा क्या काम हुआ होगा, जब हमने हीट दी तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी ज़्यादा हुई। इनकी एनर्जी वाला क्या कहलाती है, अब हम वो नोट करेंगे। एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हम इसको प्रॉपर डिफाइन कुछ इस वे में भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें कि द सम ऑफ एनर्जी, सम उन तमाम एनर्जीज का जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होती, सम ऑफ एनर्जीज of atoms and molecules जो कि एसोसिएट हैं इस सिस्टम, इस गैस के साथ, उन सब का सम कहलाता है इंटरनल एनर्जी। हम इसको जनरली शो करते हैं U के साथ, लेकिन काफ़ी स्टेट फंक्शंस की तरह इस केस में भी हमारा बेसिक कंसर्न एनर्जी के साथ नहीं होता, बल्कि कंसर्न होता है चेंज इन एनर्जी के साथ। ये एनर्जी डिपेंड करती है मेनली और सिर्फ टेम्परेचर पे। अगर तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर तो टेम्परेचर चेंज होता है तो मैं ये बात कुछ यूँ भी कह सकता हूँ कि इफ़ यू डायरेक्ट है T के, तो डेल्टा U भी डायरेक्ट है डेल्टा T के। इफ़ चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो फिर बिल्कुल सेम बिहेवियर से चेंज इन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि जनरली हमारे पास कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन स्टूडेंट्स वो तमाम ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मेन डिपेंडेंस उनके पाथ पे नहीं होती। स्टेट फंक्शंस वो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लेकिन डिपेंडेंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक बॉडी का टेम्परेचर 290 केल्विन से बढ़ा के कर दिया है 295 केल्विन, तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपने 5 केल्विन कैसे इंक्रीज़ किया। आया कि आपने वो 5 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए बर्नर की हेल्प ली, या आपने वो 5 केल्विन बढ़ाने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया, या आपने उन 5 केल्विन डायरेक्ट हीट कन्वर्शन की वजह से दी। आपने जौन सा भी पाथ चूज़ किया, हमें उससे लिंक नहीं है। हमारा बेसिक लिंक ये है कि टेम्परेचर वाज 290 केल्विन एंड नाउ इट इज़ 295 केल्विन। हमारा बेसिक कंसर्न है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के साथ। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनका डिपेंडेंस पाथ पे नहीं बल्कि उनके इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पर होती है, हम उन्हें स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं।
हमारी फिजिक्स में जनरल अगर देखा जाए तो टोटल 7 स्टेट फंक्शंस पॉसिबल होते हैं। शायद आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले एक, अभी भी लेकिन हम पहले ज़्यादा फेमस था, टीवी चैनल था पीटीवी, ठीक है, बहुत पुराना, आपके वालिदैन देखते होंगे। उसके बाद टेस्ट जो आजकल लेता है मेडिकल का, डैट इज़ UHS, ठीक है, पीटीवी टीवी चैनल है। UHS टेस्ट लेता है MD कैट का, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है MD कैट के टेस्ट के लिहाज से, तो हम खाली उसको UHS नहीं कहते, हम इसे बोलते हैं UHSG, इज़्ज़त और तकरीम के साथ। अगर देखा जाए यहाँ पे तो दीज आर 7 स्टेट फंक्शंस। P for pressure, T for temperature, V for volume, U for, हमने अभी पढ़ा, इंटरनल एनर्जी, जबकि उसके अलावा H for, आपको पता है इंथैल्पी को हम केमिस्ट्री में H से शो करते हैं। S for, आपने डिस्कस किया था पार्ट 1 के लास्ट चैप्टर में FSC में इंट्रॉपी के नाम से। एंड G for गिब्स फ्री एनर्जी, ये आपने जनरली अपनी FSC में डिस्कस नहीं किया होता। तो स्टूडेंट्स, these are the 7 state functions which are independent of path and which depend only upon their initial and final points। और नोट कीजिएगा कि internal energy is one of the state function। अगर इन्हीं की बात की जाए यहीं से, तो हमने पढ़ा कि सम ऑफ एनर्जी है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और एक स्टेट फंक्शन है। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हमें जनरली यहाँ से MCQ वाला कैसे आ सकता है? हमें MCQ ये आ सकता है कि इफ दिस इज अ प्रोसेस, हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसेस है PV ग्राफ के अंदर, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, और कहा जाता है कि बताइए इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। अल्फा ऑप्शन है पॉजिटिव, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है डिक्रीजिंग, जबकि डेल्टा ऑप्शन है कांस्टेंट। बड़ा अच्छा वे ये भी है कि हम ना पॉजिटिव के बजाय हम प्रॉपर वर्ड ये लिखें कि दिस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग 0, डिक्रीजिंग या फिर कांस्टेंट। अब बच्चा ये कहता है कि ये एक फंक्शन है u का, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे, साइक्लिक प्रोसेस है। तो नोट कीजिएगा कि जो इसका इनिशियल पॉइंट होगा वो ही तो इसका फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल जो पॉइंट वो ही फाइनल पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, जो इसकी एनर्जी थी वो ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही। तो हम इस प्रोसेस को कुछ यूं इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी क्या होगा, 0, लेकिन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज कांस्टेंट। तो आप ये बात जनरली याद कर लीजिए कि अगर तो हम स्टूडेंट्स बात करते हैं साइक्लिक, या अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस की, तो तमाम स्टेट फंक्शंस साइक्लिक प्रोसेसेस के अंदर कांस्टेंट होते हैं। हमारा लिंक अभी यू से है, तो यू कांस्टेंट होता है साइक्लिक प्रोसेसेस में, लेकिन चेंज इन यू 0 हो जाता है, चेंज नहीं आता।
हमें यही क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर तो हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शन कुछ इस तरह से हो, प्रोसेस है कुछ ऐसे, ज़रा नोट कीजिएगा, दिस इज अ प्रोसेस ऑन पीवी ग्राफ, एक प्रोसेस है, और साथ लिख भी दिया कि दिस इज बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बताइए कि इस केस में चेंज इन एनर्जी क्या होगी, और हमें साथ दे दी गई ऑप्शंस बिल्कुल सेम है। हमें कह दिया गया क्या इंक्रीजिंग एनर्जी थी, क्या डिक्रीजिंग एनर्जी थी, क्या एनर्जी ज़ीरो थी, या फिर क्या एनर्जी सेम रही कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। स्टूडेंट, आइसोथर्मल का मतलब पता है क्या होता है? आइसोथर्मल मीन्स कि टेम्परेचर इज सेम। इफ टेम्परेचर इज सेम देन अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी इज सेम। हमने पढ़ा हुआ है कि U डायरेक्ट है, T अगर T नहीं बदल रहा U भी नहीं बदलेगा, और अगर U सेम है तो डेल्टा U चेंज इज टेकन एज ज़ीरो। कोई भी चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस में या साइक्लिक प्रोसेसेस के अंदर शो नहीं करती इंटरनल एनर्जी, अगर देखा जाए तो। अच्छा, अगर ये एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी आम तौर पे क्या शो करती है? नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, हम जनरली बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिहाज से, और आइडियल गैस एक बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोलिजन के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगा सकते। हालांकि रियल गैसेस में ना मॉलिक्यूल्स की दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन भी होती है, वो खींचते भी हैं, रिपेल भी करते हैं, लेकिन आइडियल गैस कोई ऐसी फील्ड फोर्स नहीं लगा सकती। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल गैस के पास। तो अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस के लिहाज से, तो हमारे पास गैसेस क्योंकि 2-3 तरह की है, तो ज़रा नोट कीजिएगा। अगर तो हमारे पास गैस है मोनो एटॉमिक तो फिर डिफरेंट नेचर है। अगर तो हमारे पास गैस है डाई एटॉमिक, और अगर गैस है पॉली एटॉमिक, तो इन सब की इंटरनल एनर्जी अलग अलग वेज में होगी स्टूडेंट्स। वो कैसे? इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक, अ सिंगल मॉलिक्यूल फिर सिंगल एटम ऑफ अ गैस सिर्फ ट्रांसलेशनल के ही कर सकता है। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल के ई, बस। अगर तो गैस डायटॉमिक है, हमारे पास इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो आपकी बुक ये बताती है कि इन दोनों के दरमियान में वाइब्रेटरी लिंक भी है, ये दोनों ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ ये रोटेशनल मोशन भी कर रहे होंगे। आपकी बुक ये कहती है कि गैस चाहे डायटॉमिक हो चाहे पॉली एटॉमिक हो, वो तीनों मोशंस करती है, वाइब्रेटरी भी, रोटेटरी भी और ट्रांसलेटरी भी। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में डायटॉमिक की एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है ट्रांसवर्स, और उसके साथ साथ हम फर्दर बात करेंगे रोटेशनल के ऊपर। हाई टेम्परेचर्स पर जाके वाइब्रेटरी भी लिंक कर जाता है,
लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर्स पे कोई लिंक वाइब्रेटरी का नहीं होता। जबकि इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक तीनों एनर्जीज पॉसिबल होती हैं, ट्रांसलेटरी भी, उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स रोटेटरी भी, और उसी के साथ साथ वाइब्रेटरी भी पॉसिबल होगी। अब ये ना एमसीक्यू आ चुका है जनरल वे में। हमें कुछ एमसीक्यू ऐसे आया था कि इंटरनल एनर्जी represents dash motion of gas molecules। कौन सी मोशन को शो करता है? स्टूडेंट्स आपकी बुक में ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर ऑफ गैस के नाम से। उस टॉपिक पूरे के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की बात की गई है। पता है क्यों? आपकी किताब में जितनी भी गैसेस की बात की गई है वो सारी की सारी कंसिडर की गई हैं एज मोनो एटॉमिक गैसेस। तो अगर तो आपको एमसीक्यू आ जाता है तो बताएं किताब के अंदर किसकी बात की गई है, ट्रांसलेटरी की, वाइब्रेटरी की, रोटेशनल की या ऑल की? तो आपकी बुक में प्रेशर ऑफ गैस में जिस मोशन की बात की गई है दैट इज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। जब तक वो प्रॉपर मेंशन नहीं कर देता कि किस गैस की बात हो रही है, वी विल ऑलवेज टेक मोनो एटॉमिक गैस, क्योंकि आपकी बुक में प्रायोरिटी हासिल है मोनो एटॉमिक गैस को। अगर मैं यहाँ से एक चीज़ देखूँ, इन दोनों को मिला कर चीज़ फर्दर देखूँ, तो हमने बात की वर्क हुआ, वर्क से इजाफा हुआ, किसका? एनर्जी का। एनर्जी भी ज़्यादा हो गई। ज़रा नोट कीजिएगा, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे ये एक सिस्टम है और मैं इस सिस्टम पर वर्क करता हूं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन सिस्टम। स्टूडेंट्स फिजिक्स की रूल से जब भी सिस्टम पर वर्क किया जाएगा दैट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव वर्क, और जब भी सिस्टम वर्क करेगा, वर्क इज डन बाय सिस्टम, जब भी सिस्टम वर्क करेगा दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव वर्क। और अगर आपके किए गए वर्क से बॉडी की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर सिस्टम के वर्क करने से एनर्जी इंटरनली कम हो जाती है तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव। हमने भी क्या देखा कि वर्क और एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास कन्वेंशंस भी हैं। हम अगर कभी सिस्टम में वर्क करेंगे तो हमारा किया गया वर्क किसी भी सिस्टम के ऊपर नेगेटिव काउंट होता है, लेकिन जो वर्क सिस्टम खुद करता है हमारी हीट को अब्जॉर्ब करके दैट इज टेकन एज पॉजिटिव वर्क।